જય જિનેન્દ્ર. बधाने मारा जय जिनेन्द्र. जो लास्ट क्लास में जो पृथ्वी और ज़मीन की जो हम बात कर रहे हैं उसी में हम आगे जाएंगे, क्योंकि पृथ्वी को ही हमें समझना ज़्यादा ज़रूरी है. जो परमात्मा ने उसका अर्थघटन किया है और आज का साइंस उसे कुछ और बता रहा है. हम साइंस में जाएंगे, साइंटिफिकली हर एक जो साइंस कह रहा है उस मुद्दे को समझेंगे और उससे क्या साइंटिफिकली सही है या परमात्मा ने जो ढंग से उसको समझाया है वो सही है. हमको ये दोनों का डिफरेंस ढूंढना है. जो लास्ट टाइम हमने जो देखा कि जो आग का गोला था, फिर उप धातु उसमें से ठंडी हुई, फिर बर्फ़ बनी, फिर उप धातु बनी, तो ये सारी चीज़ साइंटिफिकली बिल्कुल सूट नहीं हो रही है, क्योंकि साइंस ने ये बताया है कि कोई भी एक तत्व, एक एलिमेंट कभी भी दूसरे एलिमेंट में कन्वर्ट नहीं होता. मतलब अग्नि कभी पृथ्वी नहीं बनेगी, पृथ्वी कभी जल नहीं बनेगा, जल कभी वायु नहीं बनेगा, उसके अंदर मिश्रण ही नहीं होगा. साइंस ये बताता है. अगर ये बात सही है तो फिर उसकी ये बात कि जो पहले आग का गोला था, फिर ठंडा हुआ, फिर बर्फ़ हुआ, फिर पानी हुआ, ये सारी चीज़ बिल्कुल बैठ नहीं रही है. और दूसरा एक मुद्दा खास कि जो वानर से मनुष्य बना, अब वानर से मनुष्य बनेगा, मनुष्य फिर वानर की उत्पत्ति ख़त्म हो जाएगी, उसकी होनी नहीं चाहिए. दूसरा, जैसे हमने समझा घोड़ा और गधा, तो दोनों का जो जनरेशन होता है वो खच्चर बनता है, ना वो घोड़ा होता है ना वो गधा होता है. तो इस प्रकार से अगर कोई दो तिर्यंश के अंदर अगर चेंजेस आएगा तो उससे जो नया संतान बनेगा वो बिल्कुल अलग बनेगा, उसके जैसा नहीं होगा. तो यही बता रहा है कि कभी भी तिर्यंश से मनुष्य नहीं बन सकता. मतलब मनुष्य कभी भी ऐसे प्राणी नहीं बनेगा या प्राणी में से कभी कोई मनुष्य नहीं बनेगा. तो ये दो तीन चीज़ जो हमने लास्ट क्लास में देखी, उसने हमें ये समझाया है कि साइंस चाहे ये बात बता रहा है, लेकिन ये कोई भी एंगल से ये बात हमें सही नहीं समझ आ रही. अब हम नई चीज़ देखेंगे, आज आगे पढ़ेंगे हम. वायुमंडल पृथ्वी के धरातल से उत्तरोत्तर विरल होते हुए लगभग 40,400 मील तक फैला हुआ अनुमान किया जाता है. जो वायुमंडल है वो पृथ्वी की ज़मीन से 400 मील तक फैला हुआ है. और पृथ्वी का धरातल भी सर्वत्र समान नहीं है. देखो साइंस ये क्या कह रहा है, पृथ्वी का धरातल भी सर्वत्र समान नहीं. ये दो मुद्दे बहुत महत्व का है. मैं ये दो मुद्दे पे ही आगे जाऊँगी. दो चीज़ पे हम अभी खास ध्यान देंगे. एक मुद्दा ये कि पृथ्वी का धरातल सर्वत्र समान नहीं है. हमें यही समझना है. जब साइंस ये बात बता रहा है कि पृथ्वी का धरातल सर्वत्र समान नहीं है, तो जम्बू द्वीप की तरह है वो, ये बात साबित हो जाती. इसको हम और भी आगे ये पैराग्राफ में पूरा पढ़ूंगी तब आपको ये समझ में आ जाएगा. पृथ्वी तल का उच्चतम भाग, जो सबसे ऊंचाई वाला भाग है, वो हिमालय का गौरी शंकर शिखर, मतलब जो माउंट एवरेस्ट है उसको माना है. ये उच्चतम भाग है जो समुद्र तल से 29,000 फुट 5.5 मील ऊंचा है और समुद्र की अधिकतम गहराई 35,000 फुट 600 मील तक नापी जा चुकी है. इस प्रकार पृथ्वी तल की ऊंचाई नीचाई में 11.5 मील का अंतर पाया जाता है. इस चीज़ को हम समझेंगे, धीरे धीरे समझेंगे. आपको ये देखना है कि साइंस ने पृथ्वी के ज़मीन से उसकी ऊंचाई नापी. अब ज़मीन से जब आप ऊंचाई नापोगे, मतलब जो पर्वत की हाइट है वहाँ से समुद्र 29,000 फुट नीचे बोला है. तो पर्वत से तो स्वाभाविक है कि समुद्र नीचा ही रहेगा. और उसकी जगह अगर पर्वत 29,000 ऊंचा है और सिटी उससे भी नीचे है, बिल्कुल नीचे के लेवल पे, तो समुद्र की तल से सिटी थोड़ी ऊंची हो गई और पर्वत का शिखर उससे भी ज़्यादा ऊंचा हो गया. ये तो नेचुरल बात. अब यहाँ दूसरी जो बात बताई है कि वायुमंडल पृथ्वी के धरातल से उत्तरोत्तर विरल होते हुए 400 मील तक फैला हुआ है.
ये पृथ्वी की धरातल है और वहाँ से ऊंचाई में 400 मील तक ही वायुमंडल है। उसके बाद वो विरल हो जाता है। विरल मतलब अब आगे वायुमंडल नहीं है। ये बात जो साइंस बता रहा है उसको हमें ध्यान से समझना है। वायुमंडल जो यहाँ से शुरू होगा तो धीरे धीरे ऑक्सीजन लेवल का घटना। आप अगर 35,000 फुट विमान पे ऊपर घूम रहे हो तो ऑक्सीजन लेवल घट सकता है, ऑक्सीजन का मास्क आपको दिया जा सकता है और आप उससे ऑक्सीजन ले सकते हो। ये बात हम जानते हैं। तो नेचुरल बात है कि जो ज़मीन पे जो है वो 35,000 या 50,000 की हाइट पे वो ऑक्सीजन का लेवल नहीं बराबर। तो ये जो साइंस कह रहा है कि नीचे का ऑक्सीजन लेवल ज़रा ऊपर जाओ, उससे ऊपर जाओ, जैसे कि O2 O3 ऑक्सीजन का ये लेवल है। ओजोन वायु उसको O3 कहा जाता है, जो सबसे ऊपरी लेवल में। तो जो 400 मील तक का जो वायुमंडल फैला हुआ है, ग्रह उसके ऊपर। ये बहुत सिंपल लॉजिक है कि यहाँ से यहाँ तक जो 400 मील तक, जो साइंस ने 400 मील बताया है, परमात्मा ने उसको 790 योजन बताया। 790 योजन के बाद ग्रहमंडल है। यहाँ हमें ये समझना है कि जो साइंस कह रहा है वायुमंडल है, वो वायुमंडल छोड़ने के बाद ही ग्रह आएंगे, ग्रह नक्षत्र आए। ठीक है, तो ये वायुमंडल है, जो अलग अलग लेवल से वायु है, उसको हम आगे समझ रहे हैं। आइए अब उसको हम आगे समझेंगे। पृथ्वी की ठंडी होकर जमी हुई परत 70 मील तक समझी जाती। इन्होंने जो पृथ्वी को ठंडी हो गई, उसकी परत जमी है, उसको 70 मील 70 मील तक समझी। उसकी द्रव्य रचना के अध्ययन से अनुमान लगाया कि उस जमे हुए अरबों खरबों वर्ष हो चुके हैं और सजीव तत्व के चिन्ह केवल 34 मील की ऊपरी परत में ही पाए जाते हैं। मतलब उन्होंने जो ज़मीन का लेवल है उसको 70 माइल 70 माइल पृथ्वी की जो जाड़ाई है, ऊपर से लेके नीचे तक की 70 माइल की जाड़ाई, उसी में ही जीवंत, जैसे कि सांप बिच्छू जो पृथ्वी के अंदर रह जाते हैं, घुस जाते हैं, वो सिर्फ उतने लेवल तक ही रह सकते हैं। 70 मील। देखिए, एक बात पे ध्यान दीजिए, एक बात पे बहुत अच्छे से ध्यान दीजिए। जो आपने ये जाना कि भरत क्षेत्र के नीचे 6.25 योजन तक वो स्लोप में ऊपर चढ़ा हुआ है। मतलब जो वैताढ़य पर्वत है वो उद्वेद में है। वैताढ़य पर्वत का उद्वेद 6.25 योजन है, बराबर वैताढ़य के पास 6.25 योजन आया। भरत के उत्तरी खंड में बिल्कुल 0, क्योंकि वो उतना उतर जाएगा। आप चढ़ाई चढ़ रहे हो तो 0 से लेके, मतलब दक्षिण भरत के अंतिम छोर से लेके वैताढ़य पर्वत तक 6.25 योजन की ऊंचाई हो गई। तो ये जो 6.25 योजन का जो पड़ आ गया, धीरे धीरे ऐसे बढ़ता हुआ, यहाँ पे वो बिल्कुल 0 है और यहाँ से जाता जाता चिपिया जैसा, आपको पता है चिपिया कैसा होता है, यहाँ से ये सीधा है नीचे का लेवल और ऊपर से चढ़ता ऐसे ऊपर जाएगा। तो ये 6.25 योजन का डिस्टेंस हो गया, जबकि यहाँ 0 योजन। तो ये दक्षिण भारत का एंड हो गया और ये वैताढ़य पर्वत की रेंज आ गई, यहाँ 6.25 योजन। तो धीरे धीरे और आगे बढ़ेंगे तो और आगे बढ़ेगा। ये मध्य में है तो 6.25 योजन, आप इसको मध्य में वैताढ़य समझोगे। ये 6.25 योजन है, धीरे धीरे आप उत्तर भरत की तरफ जाओगे तो और बढ़ जाएगा। जो हमारा ऋषभकुट पर्वत है या जो भरत क्षेत्र का अंतिम है, अब यहाँ से हिमवान पर्वत शुरू हो जाएगा। तो यहाँ ये 12.5 योजन जितना हो गया ना, अपने आप हो गया। तो ये जो चढ़ाई है जम्बू द्वीप की, जो चारों ओर से ये शुरू होगी, ये चढ़ाई के कारण ये जो उद्वेद का एरिया है वो बढ़ता जाएगा, जो आगे जम्बू तक जाते जाते, मेरू पर्वत तक जाते जाते 1000 योजन का हो जाएगा। ये बात समझ में आई? ऐसे ही आप 0 जम्बू द्वीप के चारों तरफ के कोने पे आप 0 डिग्री पे हो, 0 उद्वेद है। और जैसे ही आप चारों तरफ से ऐसे ऊपर चढ़ोगे ना, ऐसे ऊपर चढ़ोगे तो जम्बू की नीचे की लाइन सीधी रह जाएगी और ऊपर जाते ये पूरा मध्य में, मान लो कि ये मेरू है तो ये 1000 योजन की ऊंचाई हो जाएगी कोने से लेके। उल्टा रखा हुआ तवा, तो तवा के बराबर की जो मध्य की जो एरिया है ना, वो 1000 योजन।
उद्वेद, उद्वेद मतलब जमीन के नीचे ऊंडाई। तो ये समुद्र लेवल से बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? बढ़ गया। जब वो समुद्र लेवल हमारे भारत और पूरे जम्बू द्वीप के पूरे किनारे पे है, लवण समुद्र, चारों तरफ लवण समुद्र है जम्बू द्वीप के, और जम्बू द्वीप के किनारे पे तो 0 लेवल है, नीचे कोई उद्वेद नहीं है। बराबर चालू होता है भारत क्षेत्र का मध्य भाग 5 योजन, 6.25 योजन, तो धीरे 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 6.25 योजन हुआ, बराबर धीरे 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 आगे 25 योजन, फिर 50, फिर 100, फिर बराबर मध्य में 1,00,000 योजन, 1,000 योजन, और वापस 1,000 से धीरे धीरे उतरेगा, लास्ट एंड तक वापस 0 हो जाएगा। ऐसे चारों तरफ गिरेगा वो, और चारों तरफ से ऐसे ऊपर उठेगा द्वीप। द्वीप ऐसा ही होता है। तो आपको ये समझना है कि लवण समुद्र के से 0 डिग्री से 0 योजन से लेवल बढ़ते 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 बराबर जम्बू के बराबर मध्य भाग में, मतलब 50,000 योजन हर एक दिशा से जब आप बराबर मध्य में आओगे, तब 1,000 योजन जितना जम्बू द्वीप ऊंडाई से, जमीन से, समुद्र लेवल से ऊपर उठ चुका है। बराबर बराबर। तो ये यहाँ पे क्लियर हो रहा है, क्योंकि समुद्र लेवल से अब देखो, जो बात मैंने पहले बोली ना, आप फिर से ध्यान दो। जो सिर्फ 6 खंड का भरत क्षेत्र है, जो बिल्कुल ये जम्बू द्वीप से 190वां भाग है। हमारे ये जो 6 खंड की पृथ्वी है, जम्बू द्वीप से 190वां भाग है। जो इतनी 6 खंड की पृथ्वी में भी अगर समुद्र लेवल से पृथ्वी ऊंचाई बढ़ रही है, तो पूरे के पूरे जम्बू द्वीप की तो ऊंचाई और बढ़ेगी ही बढ़ेगी। तो ये जो हमने जाना कि समुद्र लेवल से धीरे धीरे जैसे जैसे आप उत्तरी विभाग में ऊपर जाओगे, उत्तर ध्रुव की तरफ ऊपर जाओगे, तो सी लेवल से उसकी ऊंचाई बढ़ती जाएगी, नेचुरली ये बढ़ती जाएगी। तो आप धीरे धीरे दक्षिण भारत से लेके उत्तर तरफ जाओ तो बराबर 50,000 योजन तक जाओ, तो जो 6.25 योजन का जो उद्वेद था ना, अभी वो 1,000 योजन तक बढ़ गया। ये साइंस की यही बात परमात्मा ने बहुत अच्छे तरह से हमें ये समझा दिया कि समुद्र लेवल से जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे, पृथ्वी ऊंचाई में भी आगे आगे बढ़ती जाएगी। बराबर। जो साइंस ने ये बताया कि ऊपर के 34 मील की परत में ही सजीव द्रव्य पाए जाते हैं, तो जाहिर है कि जो ये 34 मील इन्होंने गिने हैं, वो भरत क्षेत्र के उद्वेद की ही बात की है। आधे भरत का हिमालय तक का उद्वेद है 6.25 योजन, और बाकी ऊपर तक के भरत का उद्वेद का जो विभाग है वो है 18 योजन। तो नेचुरल है कि जो आप उत्तरी गोलार्ध तक जाओगे, जो आर्कटिक खंड तक जाओगे, तो वहाँ तक की उसकी ऊंडाई जो है वो 18 योजन है। तो ये हम ऐसा समझेंगे कि आज का साइंस इसको बराबर 34 योजन ही माइल ही मानता है। जितना उद्वेद होगा वहीं पे जीव रहेंगे। एक बात बहुत अच्छे से समझना है, उद्वेद के नीचे तो अवकाश अंतर है ही, अब इसके नीचे कोई नहीं जा सकता। ठीक है, जो बरमूडा ट्रायंगल और जो ड्रैगन ट्रायंगल की हमने बात की थी, वो भी निमग्ना नदी परमात्मा ने बता दिया है, वो सारा नीचे खींच लेता है। कोई भी सजीव द्रव्य, कोई भी विमान, कोई भी वाहन, बोट, किसी को भी वो नहीं रहने देगा। जो भी पदार्थ की बात है, सिर्फ जो एकल दोकल जो भी चीज़ ऊपर से गुजरेगी वो सीधा खींच के नीचे चला जाएगा। नदी या पानी को वो इसीलिए नहीं खींच सकता, पानी भी तो खींच ही रहा है। जो भंवर है ना, भंवर में गोल 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 घूम के पानी नीचे उतर रहा है, तो पानी भी खींच रहा है, पानी भी अदृश्य हो रहा है। वो पानी के साथ ही तो चीज वस्तु चली जाती है अंदर। जो चीज जाती है हवा से उड़ते उड़ते फ्लाइट भी खींच के चली जाती है। आज का इतिहास बता रहा है, पहले का भी इतिहास यही बता रहा है। हवाई जहाज बहुत सारे थे जो नीचे उतर गए, हमारे इंडिया के भी जहाज उतर गए, हमारे यहाँ के भी। अगर आपको ये पता हो, अगर बम्बई में अगर आप रहते हो, तो जो कृष्णकांत करके एक थे, उनका पूरा फैमिली
उनका बेटा और वो पराग और वो जो भाईदास हॉल पे उसने अपने बेटे बहू और बच्चा दोनों तीनों उसी में पैसिफिक ओशन में चले गए, बरमुडा ट्रायंगल के अंदर। तो उनके नाम से उसने वहाँ पे पूरा थिएटर बनाया हुआ है। ऐसे आपको बहुत सारे केस मिलेंगे जो बताते हैं कि ये पूरा बरमुडा ट्रायंगल और ड्रैगन ट्रायंगल जहाज़ों को और पानी के जहाज़ों को, हवाई जहाज़ों को, सबको अपने भीतर खींच के अंदर संभाल लेता है। क्योंकि ये बिल्कुल आधार के बगैर ऊपर से निकलते हैं। जो थोड़ा ही एरिया है, ज़्यादा बड़ा एरिया नहीं है, लेकिन वो जो थोड़ा एरिया है वो पूरा नीचे से अवकाश अंतर खुला हुआ है। वहाँ कोई ज़मीन का लेवल बंद नहीं है। पानी भी खींच जाता है और पानी के साथ हवा में रही हुई सारी चीज़ें भी खींच जाती। तो ये अवकाश अंतर और ये जो नीचे का जो सिर्फ 6.25 योजन की ही ऊंडाई, और यहाँ तो ज़मीन भी नहीं, जो 6.25 योजन की ज़मीन और जगह मिल रही है ना, सब जगह 0 से लेके 6.25 तक और 6.25 से लेके ऊपर 18 तक जो सब जगह नीचे मिल रही है ना ऊंडाई, यहाँ तो वो भी ऊंडाई नहीं। तो हमें यही बात समझनी है कि जो अवकाश अंतर है वो सारी चीज़ों को अपने अंदर खींच लेगा जो एकल दोकल होगी। पानी को भी खींच लेगा क्योंकि वो बराबर उससे टच करके है, पर पानी की योनि है, ये जल योनि है, ये शीत जल योनि। तो जहाँ पे वो उसके योनि, पानी की योनि आपको अवेलेबल होती है ना, वहाँ तो नए जीव उत्पन्न हो जाएंगे पानी के, जल के। तो जल खत्म भी होता जाएगा और नया बनता भी जाएगा, क्योंकि यहाँ पानी की योनि उपलब्ध है। लेकिन उससे अलावा ना कोई यहाँ कोई जीवंत व्यक्ति टिक सकता है, ना कोई साधन टिक सकता है, ना कोई जहाज टिक सकता है, कुछ नहीं। हाँ, आप कोई ये कोने से ये कोने अगर कोई ब्रिज बना दो या ऐसा कुछ बनाओ तो अलग बात है, लेकिन वो ब्रिज बनाने के लिए भी तो आपको उसके ऊपर से चीज़ों को बना के उसकी भी तो शक्ति होनी चाहिए। वो बनने से पहले ही अंदर खींच जाएगी हर चीज़। समझ में आ रही है मेरी बात? हाँ, तो ये जो अनुमान है जो साइंस ने लगाया है कि ये पृथ्वी धीरे धीरे कोने से, जो भी उत्तरी तरफ आप यहाँ भरत क्षेत्र है दक्षिण, और धीरे धीरे ऐसे ऊपर चढ़ रहा है। तो ऐसे ऊपर चढ़ रहा है तो भगवान ने यही बताया कि यहाँ पे तो नीचे 0 योजन है, लेकिन बराबर ये वैताढ़े तक आते आते 6.25 योजन हो गया। और ये ऋषभकूट पर्वत जो हमारा भरत क्षेत्र का अंतिम भाग है, और जो आज का हम उसको आर्कटिक ओशन बोल सकते हैं, आर्कटिक लैंड बोल सकते हैं, तो वो पूरा एरिया है वो 18 योजन तक हो गया। तो आपकी ज़मीन की जो ऊंडाई है वो 35 मील अपने आप साबित हो गई। ज़मीन ऊंडी है और ऊंडाई में जो जीव जा सकते वो जा सकते, लेकिन उतनी ऊंडाई के नीचे कोई भी सजीव जीव नहीं। क्यों नहीं है ये बोलो? हमारे परमात्मा के बताए हुए अनुसार वो क्यों नहीं है? क्योंकि उसके नीचे अवकाश अंतर है जो किसी भी जीव को रहने ही नहीं देगा। पृथ्वी का जो सतह है वो ही उतनी है, उससे ज्यादा सतह है ही नहीं। जो 6.25 योजन की सतह जो हिमालय के नीचे और 18 योजन की सतह जो आर्कटिक के नीचे जो परमात्मा ने बताई है, बराबर उसके नीचे अवकाश अंतर है। ये आज का साइंस भी साबित कर रहा है। बराबर देखो, आपको यहाँ समझ में आएगा कि कितना मुद्दा ऐसा है जो भगवान कह गए हैं। आदेश्वर दादा जो ये बता गए हैं वही 24 से 24 भगवान ने बताया है। तो ये बताने वाले आदेश्वर दादा कितने कोड़ाकोड़ी सागरोपम पहले ये बता गए, एक कोड़ाकोड़ी सागरोपम पहले बता गए, और आज का साइंस यही जवाब दे रहा है। तो साइंस की बातों को हम अच्छे से ज्यादा समझेंगे या भगवान की बातों को? हाँ, आपको हर एक मुद्दा क्लियर होगा, हर एक मुद्दा। अब आगे जाएंगे, चलो, बहुत मज़ा आएगा। आप धीरे धीरे एक एक लाइन सुनोगे ना, आपको बहुत मज़ा आएगा। उसकी द्रव्य रचना के अध्ययन से ये अनुमान लगाया गया है कि अरबों खरबों साल पहले नीचे कोई सजीव तत्व नहीं, कोई है ही नहीं।
नहीं तो ये बरमुडा से ये ड्रैगन ट्रायंगल से हर चीज नीचे खींचती क्यों भाई? वहीं पे मिलती आपको सजीव तत्व, वहां पे मिलता, जीव जंतु मिलते, मनुष्य मिलते, जो अंदर खींच गए जिंदा मिलते नीचे, मगर नीचे कुछ टिक ही नहीं सकता। तो जीव तत्व, इसीलिए उन्होंने ये अनुमान लगा दिया कि ये जीव तत्व सिर्फ 2 करोड़ पहले ही उत्पन्न हुए। आप सोचो साइंस ने क्या अनुमान लगाया। उनको लग रही है ये परत सिर्फ कितने करोड़ पहले ही साल की है। उन्होंने 2 करोड़ वर्ष से अधिक ये परत नहीं है। उन्होंने वो परत की डेंसिटी से ये अनुमान लगा लिया कि ये पृथ्वी उत्पन्न हुई है। पृथ्वी की सतह पहले थी ही नहीं। परत से आप कोई अनुमान भी नहीं लगा सकोगे। सुनिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। पृथ्वी की परत ये 6ठे आरे में ऐसी, 5वें आरे में ऐसी हुई है। पहले आरे में तो ऐसी थी ही नहीं। पहले आरे में तो ये बिल्कुल रत्न की भूमि थी, जो आज आपको मिट्टी और कंकर मिलते हैं। भरत क्षेत्र में पैर के नीचे रत्न, मणि और सोना, सुवर्ण था। भूमि ही सुवर्ण की थी, बहुसम थी, बिल्कुल सम और रमणीय थी, एकदम सुंदर। कल्प वृक्ष थे, जो घास थे ना वो भी नील रत्न के थे, वैडूर्य मणि के थे पहले आरे में। तो पहले आरे की जो परत थी वो आज वो परत रहेगी क्या? नहीं रहेगी। उसका कारण भी तो ग्रह मंडल है। ग्रह मंडल के कारण आरा बदला, समय बदला, ये सारी चीज आपको पहले पता चल चुका है। ग्रहों के धीरे धीरे उसका नीचे उतरना और ये सारी जमीन, लोग सब छोटे होते गए, द्रव्य क्षेत्र, काल भाव सब घटता गया, सब घटते परिणाम में आए। तो परत भी तो घटेगी नेचुरली। तो अब जो ये साइंस बता रहे हैं ना, ये परत को सिर्फ 2 करोड़ वर्ष ही हुए, तो ये भी सही बात है। ये भी सही बात, क्योंकि एक कोड़ा कोड़ी के पहले ये सुवर्ण था। 1 करोड़ से 1 करोड़ को गुनोगे तो ये 5वें आरे को शुरू हुए तो 2 करोड़ वर्ष से ज्यादा हुआ ही नहीं होगा। हुआ होगा क्या? ये भी क्लियरली साबित हो रहा है कि ये परत बदलती गई है। भूमि भी बदल रही है, धीरे धीरे और खराब हो रही है, क्योंकि सारे धीरे धीरे जो आपको खनिज द्रव्य है, जो नीचे का द्रव्य है, वो धीरे धीरे और जैसे हम बोलते हैं ना, अशुभ वर्ण, गंध, रस, स्पर्श की बनती जाएगी। धीरे धीरे दलदल जैसी होने वाली ये भूमि पे आज आप खड़े हो, फिर तो अंदर ही सीधा उतर जाओगे। कीचड़ और दलदल की होने वाली है। या 18,000 साल के पहुंचते तो वो अपने आप हो जाएगी। परमात्मा ने जो बोला है 6ठा आरा में, ये भूमि कीचड़ और दलदल की हो जाएगी, सीधा इंसान अंदर धसी जाएगा। तो ये तो साबित हो रहा है, जो साइंस कह रहा है कि ये 2 करोड़ वर्ष से अधिक ऐसी भूमि नहीं थी, और ये 2 करोड़ वर्ष से अधिक नहीं थी तो आगे भी ज़्यादा समय तक ये रहेगी भी नहीं। सीधी बात। साइंटिफिकली तो भगवान की बात प्रूव हो रही है कि भरत क्षेत्र की भूमि बदल रही है, धीरे धीरे अशुभ होगी और अशुभ होगी। और हम यही चाहेंगे, ये जैन कॉस्मोलॉजी के लेक्चर सुनने के बाद तो हम यही चाहेंगे कि भगवान जितना हो सके आप हमें यहाँ से, ये जगत से ही बाहर निकाल दो। यही मांगेंगे ना? हाँ, 6ठे आरे में 5वें आरे आ रहा ही नीचे हमको, पहला भी नीचे, दूसरा भी नीचे, तीसरा भी नीचे, कोई आ रहा नीचे। जितना हो सके उतना जल्दी ये सारा संसार, ये सारी कर्म की व्यवस्था, हमारे आत्मा प्रदेश, जो 14 राजलोक जितने हमारे प्रदेशों पे कर्म के आवरण है, वो सब हटा दो बस। ये कर्म के आवरण हटे ना, समझदारी से अगर हम हटा पाए ना, तो वापस आना की जन्म की जरूरत ही नहीं पड़ी। पर ये भूमि क्या है, वो कैसे उसके प्रत्यावतार बदलते हैं। प्रत्यावतार मतलब उसके रंग बदलते हैं, उसका रूप बदलता है। रंग, रूप, रस, स्पर्श सब बदलता है, क्योंकि भूमि एक पुद्गल द्रव्य है। आपको यही समझना है बस। एकेंद्रिय है, ये पृथ्वी काय है। तो पृथ्वी काय मतलब पुद्गल द्रव्य हो गया।
पृथ्वी रूप शरीर जिसका हो ऐसा पुद्गल। तो पुद्गल द्रव्य कैसे उसके वर्ण गंध रस स्पर्श बदलेंगे, क्या होगा, ये बात भगवान ने जो बताई है ना, ये आज का साइंस, आज की जमीन, आज की हवा, आज का वायुमंडल सब साबित कर रहा है। ठीक है। पृथ्वी तल के ठंडे हो जाने के बाद उस पर आधुनिक जीव शास्त्र के अनुसार जीवन का विकास इस क्रम से हुआ। अब जो साइंस कह रहा है कि ये पृथ्वी उनके हिसाब से तो पृथ्वी 200 करोड़ से पहले ही बनी है, और उसका जो मटेरियल है वो 200 करोड़ से ज़्यादा पुराना नहीं है। मतलब उसका अर्थ सीधा हो गया कि पहले कुछ और मटेरियल था, बराबर, उससे पहले भी कुछ और मटेरियल था। तो साइंस ने यही मटेरियल देखा है, पहले का मटेरियल तो साइंस ने जाना नहीं। तो उस हिसाब से अगर हम आगे जाएं उनकी बातों से, तो सर्वप्रथम स्थिर जल के ऊपर जीव कोश पाषाण जड़ पदार्थों से मुख्यतः 3 बातों से भिन्न था। तो उनके हिसाब से जल और जीव और पाषाण, ये 3 जड़ पदार्थ उन्होंने बताए, और वो तीनों अलग अलग तरीके से भिन्न भिन्न थे। तो इसको हम आगे जानेंगे। पृथ्वी तल के ठंडे हो जाने के पश्चात उस पर आधुनिक जीव शास्त्र के अनुसार जीवन का विकास कैसे हुआ, ऐसा ये साइंस बता रहा है, हम उसको भी समझेंगे। सर्वप्रथम स्थिर जल, उसके ऊपर जीव कोश की उत्पत्ति, और पाषाण आदि जड़ पदार्थों से मुख्यतया 3 बातों से भिन्न थे। एक तो वो आहार ग्रहण करते थे और बढ़ते थे, और दूसरे वे इधर उधर चल सकते थे, और कालक्रम से इनमें से कुछ कोश भूमि में जड़ जमा कर स्थावर वनस्पति का बन गए। देखो, पहले भी ये हमने जाना, फिर से ये बात जानेंगे। साइंस कह रहा है कि जो घूमते फिरते जो मनुष्य थे या जीव जंतु थे वही स्थिर हो गए और वही जड़ वृक्ष बन गए। ये बात को कोई भी एंगल से हम समझ नहीं पाएंगे, या हम उसको एक्सेप्ट भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एक तत्व, जैसे कि एक पंचेंद्रिय का शरीर सीधा एक इंद्रिय में चला जाए, ये तो तात्विक दृष्टि से कहीं से भी ये बात प्रूफ नहीं हो रही। मेंढक आदि धीरे धीरे वो उसमें से मत्स्य भी बन गए, कुछ जल में गए मत्स्य बन गए, कुछ मैं शायद पढ़ूं या क्या करूं मुझे नहीं समझ में आ रहा, कोई पक्षी के रूप में, कोई स्तनधारी प्राणी के रूप में। स्तनधारी प्राणी की ये विशेषता है कि वो अंडे से उत्पन्न ना होकर गर्भ से उत्पन्न होते हैं, और पक्षी अंडे से उत्पन्न होते हैं। अब यहाँ साइंस ही अलग हो गया। आप देखिए, साइंस कह रहा है कि कोई पक्षी या प्राणी अंडे से उत्पन्न होते हैं और कोई गर्भ से उत्पन्न होते हैं, साइंस ये बात बता रहा है। और साइंस दूसरी तरफ ये बता रहा है कि घूमते फिरते मनुष्य या वो ही वनस्पति भी बन गए, जो जल में गए वो मछली बन गए, और जो ऊपर घूम रहे हैं वही मेंढक आदि प्राणी बन गए। तो ये बहुत क्लियर बात है कि जो साइंस एक तरफ जो बोल रहा है वही बात को वो समझ नहीं रहा। वही कह रहा है कि जो गर्भज प्राणी है वो गर्भ से जो होगा, अगर कांगारू के गर्भ होगा तो कांगारू ही बनेगा, मनुष्य का गर्भ होगा तो मनुष्य ही बने, गाय का गर्भ होगा तो गाय ही बने। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि वनस्पति का गर्भ होगा और गाय बनी, ये पॉसिबल नहीं। या मनुष्य का गर्भ होगा और वो वनस्पति बनेगी, या मनुष्य का गर्भ होगा और वो मछली बनेगी, कुछ भी पॉसिबल नहीं। तो हम ये समझेंगे कि ऐसे ही पृथ्वी में जीव सृष्टि की उत्पत्ति जो साइंस कह रहा है उस हिसाब से तो बिल्कुल नहीं हुई। ठीक है, तो अब एक और बात, अब यहाँ पे एक और बात जो साइंस कह रहा है कि गर्भज जीव गर्भ से उत्पन्न होते हैं, अंडज जीव अंड से उत्पन्न होते हैं। तो ये तो एकदम क्लियर बात है कि मनुष्य को अगर गर्भ से उत्पन्न होना है तो मनुष्य कभी खत्म होंगे ही नहीं। अगर खत्म हो गए तो बिना मनुष्य गर्भ होगा भी कैसे? ध्यान से सुनिए, पहला इंडा या मुर्गी, अगर मुर्गी ही नहीं है तो इंडा नहीं बनेगा, इंडा ही नहीं है तो मुर्गी नहीं बनेगी।
हाँ या ना? हाँ, तो आप ये मान कैसे लोगे कि इंडा पहले था आज नहीं, मुर्गी पहले थी अब नहीं, या अब मुर्गी हुई? अगर आप बोलोगे कि पहले यहाँ मुर्गी या कोई जीव ही नहीं थे, अभी जीव उत्पन्न हुए, तो इंडा आया कहाँ से? जैसे वनस्पति, पहले यहाँ वनस्पति ही नहीं थी, आग का गोला था, तो जब बीज ही नहीं था तो वनस्पति आई कहाँ से? जब मनुष्य ही नहीं थे तो गर्भ बनेगा कैसे? मतलब ये हो गया कि चाहे वनस्पति हो, चाहे पशु हो, प्राणी हो, दरियाई जीव हो या मनुष्य हो, कोई भी हो, अगर उसकी उत्पत्ति हुई है, आज है, तो पहले भी थी और कल भी रहेगी। बराबर? बराबर? बराबर। तो हम ये अगर मान ले, साइंस बोले कि ये इससे ये बना, इससे ये बना, ये बिल्कुल बेतुकी बात, किसी भी एंगल से ये बात नहीं है कि देवता ने आदम ईव बना दिए और दो युवा, एक स्त्री पुरुष को धरती पे छोड़ दिया और उससे ये सारा संसार बना ना। आदम और ईव बनने के लिए भी उसके माँ बाप चाहिए, उनका गर्भ चाहिए। हाँ, ये अलग बात है कि जैसे जमीन की परत बदलती रहती है, ऐसे ही मनुष्य का शरीर, क्योंकि पुद्गल द्रव्य है, ये भी पृथ्वी का पुद्गल द्रव्य है, हमारा भी पृथ्वी का पुद्गल द्रव्य है। हड्डी और जो मांस और पृथ्वी, अब तेऊ, वायु, वनस्पति, पांचों से बना, पांचों जो हम बोलते हैं ना इंद्रिय से, और त्रस काय, पांचों काय से बना शरीर। त्रस तो छठा है, अग्नि काय, पृथ्वी काय, वायु काय, वनस्पति काय, ये सबसे बना हुआ शरीर जो काय है, वो एक काय से ही दूसरा काय हो सकता है। बिना कोई शरीर, कोई भी गर्भज मनुष्य के बगैर उत्पन्न नहीं हो सकता। तो ये सारी चीज, वो विकास क्रम उनका जो उनके निष्णातों द्वारा मिलता है, उसको हम नहीं मानेंगे। हमारे निष्णात परमात्मा है और उन्होंने ये बताया है कि पहले मुर्गी या पहले इंडा, ऐसा क्वेश्चन ही नहीं है। जब इंडा है तो ही मुर्गी है और मुर्गी है तो इंडा होगा ही होगा। मतलब ये कि मनुष्य हो, वृक्ष हो या प्राणी हो या तिर्यंच हो, कोई किसी की भी स्थिति कभी भी पृथ्वी से लुप्त हुई ही नहीं है। और अगर इनमें से किसी भी जीव की स्थिति लुप्त नहीं हो तो पृथ्वी भी लुप्त नहीं हुई। पृथ्वी कहाँ से लुप्त होगी? जब जानवर लुप्त नहीं हुए, जब पृथ्वी का आपका कुछ भी लुप्त नहीं हुआ, वनस्पति भी अदृश्य नहीं हुई, तो हमेशा संसार पहले भी था, आज भी। तो पृथ्वी भी पहले भी थी, आज भी। क्लियर हो गई बात? पृथ्वी तल भूमि से जल का विस्तार लगभग 3 गुना है। ये तो बात सही, ये तो बात भगवान ने बताया वही है, क्योंकि पृथ्वी जो भरत क्षेत्र है, जो आज की 6 खंड की पृथ्वी साइंस मानता है, बराबर उसके तीनों भाग में पानी। ऐसे तो पूरे जम्बू द्वीप के चारों ओर पानी, 8 दिशा विदिशा में पानी। ऐसे तो जम्बू द्वीप को आप ये मानोगे कि चारों दिशा और चारों विदिशा में पानी आपको मिलेगा जम्बू द्वीप के। लेकिन साइंस को तो, जम्बू द्वीप को तो उनको पता भी नहीं और उनको मानना भी नहीं, इतनी बड़ी पृथ्वी, क्योंकि उनको जब वो दिखाई नहीं देगी तब तक वो मानेंगे नहीं। तो वो जो हमारे 6 खंड का भरत क्षेत्र जो मान रहे हैं ना, वो भरत क्षेत्र के 6 खंड के तीनों तरफ लवण समुद्र है, क्योंकि भरत क्षेत्र जम्बूद्वीप के कोने में है। तो पूर्व, पश्चिम और दक्षिण तीनों में पानी और उत्तर में जमीन। तो जो हमारा आज का साइंस है वो भी यही बता रहा है, वो भी यही मानता है। तो जो उन्होंने जो 6 खंड बताया वही तो हमारा भरत क्षेत्र साबित हो गया, क्योंकि उनके हिसाब से पैसिफिक ओशन, दक्षिण महासागर, हिंद महासागर, पूर्व में अरबी समुद्र और दक्षिण में भी आपको दक्षिण हिंद महासागर और पश्चिम में भी यही समुद्र, उन्होंने पैसिफिक ओशन ही तो उन्होंने माना हुआ है। तो पृथ्वी के तीनों तरफ जो उन्होंने पानी माना है, बिल्कुल भरत क्षेत्र साबित हो गया। इसके लिए साइंस भी ये कह रहा है कि ये भरत क्षेत्र की स्थिति बिल्कुल तीनों तरफ जो पानी है और एक तरफ ज़मीन है, तो ये बात साइंस ने भी साबित कर ली।
आगे जाएंगे। जल के विभाग अनुसार पृथ्वी के 5 प्रमुख खंड पाए जाते हैं। उन्होंने पृथ्वी के 5 प्रमुख खंड माने हैं क्योंकि उन्होंने जो ऊपर के और नीचे के दक्षिण अमेरिका और उत्तर अमेरिका को उन्होंने एक ही माना है। उन्होंने ये दो को कभी अलग माना ही नहीं है। दक्षिण अमेरिका और उत्तर अमेरिका को उन्होंने हमेशा एक ही अमेरिका मान लिया है। अमेरिका, फिर यूरोप, फिर जापान, फिर अफ्रीका, फिर इस तरफ ऑस्ट्रेलिया और इस तरफ आएंगे तो छठा खंड न्यूजीलैंड। इन्होंने ये 6 खंड मान लिया है। आगे जाएंगे। देखो उन्होंने कैसे माना है उसकी ज़रा मैं स्थिति बोल रही हूँ। एशिया, यूरोप और अफ्रीका ये तीनों मिलकर एक खंड हो गया। उत्तर दक्षिणी अमेरिका मिलकर दूसरा खंड हो गया। उन्होंने दक्षिण अमेरिका, उत्तर अमेरिका को एक ही मान लिया। तो उनके हिसाब से एशिया एक खंड, फिर अमेरिका एक खंड, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया तीसरा खंड, उत्तरी ध्रुव ऊपर का आर्कटिक वो चौथा खंड और 5वां दक्षिण ध्रुव। उन्होंने इस प्रकार से 5 खंड माने, बराबर। और ये 6 खंड को अगर हम अपने हिसाब से देखने जाएंगे ना तो भी आपको यही 6 चीज मिल जाएगी। अब दक्षिण अमेरिका और उत्तर अमेरिका को अलग कर दो। उन्होंने जो उत्तरी ध्रुव माना है वो हमारे हिसाब से हिमालय से ऊपर का मध्य खंड आ गया, और जो उन्होंने दक्षिण ध्रुव माना है वो हमारे हिसाब से बराबर हिमालय से नीचे जो भरत क्षेत्र है वही दक्षिण खंड है। ठीक है, दक्षिण भरत हम बोलते हैं इसलिए। तो ये उस हिसाब से खंड का डिवीज़न हो गया। आगे जाएंगे। उन्होंने दक्षिण कोण लंका द्वीप तक माना है और भारतवर्ष के सीमा उत्तर की और पूर्व पश्चिम दिशाओं में फैली हुई मानी। हिमालय पर्वत की श्रेणियों पर जाकर समाप्त हो जाती है, बराबर। ये उत्तर भारत की बात है। और भारत का पूर्व पश्चिम और दक्षिण पश्चिमी विस्तार लगभग 2000 मील का है। इसकी उत्तरी सीमा पर हिमालय पर्वत है, मध्य में विंध्य पर्वत है, सतपुड़ा की पर्वतमाला है, दक्षिण में पूर्वी और पश्चिम समुद्र तटों पर पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट नाम वाली पर्वत श्रेणियाँ फैली हुई है। अब देखो जो उन्होंने ये जो 2 डिवीज़न बताए, दक्षिण में बराबर मध्य में हिमालय, पूर्वी तरफ जो हिमालय की रेंज जो वैताडय पर्वत की रेंज है शास्त्र के हिसाब से वो जो जा रही है वो फ्यूजियामा पर्वतमाला जो जापान में है उसको मानना है, और जो पश्चिम की तरफ जा रही है अमेरिका की तरफ उसको अलास्का की पर्वतमाला के हिसाब से मानना। और जो मध्य का जो पूरा विभाग है वो हिमालयन रेंज, बराबर। इस हिसाब से भरत क्षेत्र के 2 विभाग हो गए, दक्षिण भरत और उत्तर भरत। ठीक है, समझ में आया? नहीं तो कोई प्रश्न है तो पूछो, कोई बात नहीं है, थोड़ा सारा मिक्सअप हो जाता है ना इसलिए। उसके बाद मैप से भी हम समझाऊंगी मैं आपको। अब भारतवर्ष की प्रमुख नदियों की बात की है जो हिमालय से अक्सर मध्य भाग से निकल के पूर्व की ओर समुद्र में जाने वाली ब्रह्मपुत्रा और गंगा नदी। देखो यहाँ जो इन्होंने जो 2 नदी के नाम दिए वो है भारतवर्ष की प्रमुख जो हिमालय से निकलती है और पूर्व समुद्र की ओर जाती है उसको ब्रह्मपुत्रा और गंगा माना है। और परमात्मा ने सारा जो 14,000 नदी का जो फाटा है जो भरत क्षेत्र में पूर्व की ओर जाता है वो पूरा उन्होंने गंगा नदी का ही बताया। तो गंगा नदी शाश्वती है, उनका नाम पहले भी गंगा था, बाद में भी रहेगा। कोई भी आर्य में गंगा नदी का नाम गंगा ही रहने वाला है। ठीक है, तो इस हिसाब से हम ये समझेंगे शास्त्र के हिसाब से और साइंस के हिसाब से, तो गंगा का रूट पुराना अपने आप आ गया। और गंगा के बहुत सारे नाम हैं, अलकनंदा, ब्रह्मपुत्रा, ये सारे, रावी, सतलज, ये सारे गंगा के ही नाम, गंगा सागर। तो ये सब हम ये मानेंगे कि ये गंगा नदी ही जो इतने मूल स्थान से जो बह रही है वो शास्त्र के हिसाब से आज का साइंस भी उसको साबित कर रहा है। अब
आगे दूसरी नदी की बात करेंगे। ये तो हो गई पूर्व की ओर। अब पश्चिम की ओर की भी नदी की हम बात करेंगे, जो साइंस ने उसको क्या समझा हम उसकी बात करेंगे। लेकिन यहाँ जो सहायक नदी के जो नाम दिए हैं ये बिल्कुल गंगा के ही 14,000 फाटे। देखिए, गंगा के 14,000 नदी के फाटे और सिंधु के 14,000 फाटे जो परमात्मा ने नाम हमें बता दिए। नाम नहीं बताया कि 14,000 का नाम आगम में उतना भगवान ने लिखा भी, अलग अलग बताया भी नहीं। लेकिन हमको तो पता ही है, आज हम देखते हैं कि ये सारे नदियों के अलग अलग फाटे। नदी तो एक ही आ रही है ऊपर से, हिमालय से। पानी का तो स्लो जो स्तोत्र है वो तो एक ही आ रहा है, लेकिन अलग अलग फाटे से, अलग अलग शहर से बहती, इसलिए उसके नाम अलग अलग है। तो ये अलग अलग क्या नाम है, ये आज का साइंस जो कह रहा है, मैं उसके नाम पढ़ना चाहूँगी। कि जो सहायक नदियों उनको भी उन्होंने सहायक नदी का ही नाम दिया। जो सहायक नदियाँ हैं उनमें है यमुना, चंबल, केतवा और सोन आदि नदी है। हिमालय से निकलकर पश्चिम की ओर समुद्र में आने वाली सिंधु नदी। अब सिंधु नदी की बात की, उसके भी 14,000 फाटे। जो पूरे उत्तरी ध्रुव, दक्षिण ध्रुव, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, हर जगह ये सिंधु नदी जाएगी। जैसे यहाँ जापान, ऑस्ट्रेलिया, फिर नीचे दक्षिण भारत और ऊपर के रशिया के भाग में सब जगह गंगा नदी जा रही। बिल्कुल ऐसे ही पश्चिम के जो आप चारों तरफ के जो प्रदेश है ना, वहाँ सब जगह पे सिंधु नदी की सहायक नदियाँ जा रही। तो सिंधु की सहायक नदियों के जो नाम आज का साइंस बता रहा है, मैं उसका नाम पढ़ूंगी। चिनाब, झेलम, रावी, बियास और सतलज है। गंगा और सिंधु की लंबाई लगभग 1500 मील है। अब जो इन्होंने लंबाई बता दिया है 1500 मील, जो योजन के हिसाब से देखेंगे तो परमात्मा ने उसको पहले आरे में 125 योजन का उसका पट बताया है, और अंतिम आरे तक ये 125 योजन का पट बिल्कुल 2 गाड़ी के पहियों के बीच जितना छोटा हो जाएगा। तो अभी आपको बहुत छोटी गंगा दिख रही है, जैसे गंगा का पट आप देखोगे तो आप ये नहीं मानोगे ये 125 योजन है, क्योंकि 125 योजन से ये छठे आरे तक तो ये बहुत बहुत सारा घट चुका है। धीरे धीरे ये बिल्कुल घट चुका है। तो ये जो सभी सहायक नदियाँ हैं वो सिंधु की बताई। ऐसे ही जैसे गंगा की 14,000 नदियों का फाटा है, ऐसे ही सिंधु के भी 14,000 नदी के फाटे आज का साइंस बता रहा है। ठीक है, आगे जाएंगे। अब इन्होंने आकाश की बात की है। आइए अब थोड़ा सा उसको भी देख लेते हैं, और नदी के नाम है उसको भी देख लेते हैं। 1 मिनट। उसकी 1500 लंबाई, सिंधु और गंगा की जो लंबाई है वो 1500 माइल बताई है। वो मैंने अभी आपको बताया कि 125 योजन जितना परमात्मा ने हमें बताया हुआ है। देश के मध्य में विंध्य और सतपुड़ा के बीच पूर्व से पश्चिम की ओर समुद्र तक बहने वाली नर्मदा नदी बताई, और सतपुड़ा के दक्षिण में ताप्ती नदी, दक्षिण भारत की प्रमुख नदी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ती। तो ये जो भी पश्चिम से पूर्व बढ़ने वाली या पश्चिम से इस तरफ दक्षिण में बढ़ने वाली जो भी बहने वाली नदियां हैं, सारे जो पूर्वी जो 3 खंड की है वो गंगा के 14,000 नदियों का ही परिवार है, और पश्चिम भारत की तरफ से जो भी नदियाँ जा रही है वो सिंधु के 14,000 नदी का परिवार है। परमात्मा ने हमें यही बताया। आगे जाएंगे। अब ये गंगा और सिंधु आती कहाँ से है? तो गंगा और सिंधु आती है बराबर पद्मध्र से, जो हम रोज बोलते हैं स्नात्र पाठ में, और उसमें कि पद्मध्र से गंगा आती है, और गंगा और सिंधु पद्मध्र से आके बहती बहती भरत क्षेत्र को बराबर 2 विभाग में विभाजित करती है। ठीक है, पूर्व का विभाग और पश्चिम का विभाग। पूर्व के जो विभाग बनेगा उससे वो बनेगा गंगा के कारण, और पश्चिम के जो 2 विभाग बनेंगे वो बनेगा सिंधु के कारण, और बराबर मध्य के वैताडय के कारण भी 2 विभाग बनेंगे। तो टोटल 6 विभाग हो गए, 2 गंगा के कारण, 2 सिंधु के कारण और 2 वैताडय पर्वत के कारण।
तो बराबर इस प्रकार से जो 6 विभाग बन गए, ये 6 विभाग भरत क्षेत्र के 6 खंड बनते हैं। देश के उत्तर में सिंधु से गंगा के कछार तक प्रायः आर्य जाति, समझिएगा, ये आर्य जाति शब्द और जो आर्य संस्कृति और आर्य समाज और जो उच्च कुल, आर्य कुल, आर्य जाति, ये सारे 8 प्रकार के आर्य बताए हैं। परमात्मा ने बताए हैं ये सारे 8 आर्यों के नाम हैं। आर्य, मद आर्य, कुल आर्य, जाति आर्य, ये सारे 8 आएंगे आपको आगे, डिटेल्स आएंगे। ये आर्य संस्कृति का जो स्थान है वो सतपुड़ा से सुदूर दक्षिण में द्रविड़ जाति, पहाड़ी एरिया में गौड़, भील, कोल, किरात और आज जनजाति, आदिवासी जनजाति के लोग रहते हैं। मतलब ये भी आपको ये आज के साइंस से ये बात भी पता चलती है कि गंगा और सिंधु से लेकर जो उसका जो मुख्य बहने का जो एरिया है, बराबर गंगा और सिंधु के मध्य भाग में ही दक्षिण भारत में ही 25.5 आर्य देश है। देखो साइंस इतना ही बता रहा है, परमात्मा इससे ज़्यादा बता के गए। परमात्मा ने ये बताया है कि गंगा और सिंधु दोनों के बराबर मध्य भाग में ही 25.5 आर्य देश और हिमालय के दक्षिण में, बाकी का 6 में से एक भी प्रदेश आर्य देश नहीं। तो देश आर्य, जाति आर्य, मद आर्य, कुल आर्य, ऐसे जो भी 8 प्रकार की आर्य संस्कृति और उसका जो कारण समझाया है वो सारा परमात्मा ने हमें बहुत डिटेल से समझाया। साइंस इस बात को नहीं समझा पाएगा, उन्होंने सिर्फ आर्य संस्कृति शब्द लिखकर छोड़ दिया। समझ में आई मेरी बात? इसका अर्थ ये हो गया कि जो ये मध्य खंड में रह रहे हैं, यहाँ जन्मे हुए हैं, यहाँ जो रह रहे हैं, इस संस्कृति में पले बड़े हैं, सिर्फ वही 25.5 आर्य देश से ही जीव मोक्ष जा सकते हैं। इसको आपको बहुत ध्यान से समझना है, जब इसकी डिटेल आएगी तब हम उसकी चर्चा भी करेंगे। तो आपको ये बात अभी इतना समझना है कि जो मध्य खंड का, जो भरत क्षेत्र का जो भारत देश है, उसी के 25.5 देश को ही हम आर्य देश माने। अब साइंस ने आकाश और तारों, चंद्र, भूमंडल उसकी बात की है। वर्तमान में उपलब्ध 8,000 मील विस्तृत और 25,000 मील परिधि वाले भूमंडल के चारों ओर अनंत आकाश है। अब देखेंगे, इसको हम समझेंगे कि 8,000 माइल विस्तृत और 25,000 माइल की परिधि, सिर्फ इतने में ही उन्होंने आकाश और पूरी आकाशगंगा को मान लिया। आपको ये बात समझनी पड़ेगी, क्योंकि उन्होंने भूमि का जो एरिया माना है ना, बराबर उसी के ऊपर ही आकाश माना है। क्योंकि विजुअल उनको सिर्फ इतनी भूमि हो रही, ना ही इसके आगे की भूमि उनको विजुअल हो रही है और ना ही ऊपर का आकाश उनको विजुअल होगा, क्योंकि आकाश तो हम वहीं से ही देख पाएंगे जो भूमि पे हम खड़े। अगर भरत क्षेत्र के 6 खंड की भूमि या आज के 6 खंड की विश्व की भूमि पे खड़े रहेंगे तो हमें उसके ऊपर का ही आकाश दिखेगा। हम आगे दूसरी 100 जो हम बोलते हैं 190 में से एक भाग है खाली ये भरत क्षेत्र, जम्बू द्वीप के बाकी के 189 भूमि पे आप जाओगे तो उसका आकाश दिखेगा ना। आप वो भूमि पे जाओगे ही नहीं तो आप वहाँ के आकाश को कैसे देख पाओगे? समझ में आई ये बात? तो जो भूमि पे है वहाँ जो ऊपर उपलब्ध है वो 25,000 मील परिधि वाले भूमंडल और उसमें 8,000 माइल विस्तृत जो आकाशगंगा है उसको ही उन्होंने माना। तो उसके अलावा की बाकी की जितनी आकाशगंगा हैं उन सबको उन्होंने अलग अलग आकाशगंगा मान लिया साइंस, जबकि पूरी की पूरी एक ही आकाशगंगा है। बराबर, शास्त्र के हिसाब से तो वो पूरी आकाशगंगा एक ही है, क्योंकि ये पूरी जम्बू द्वीप की। अब आप समझ सकते हो कि जो 189 जम्बू द्वीप के अलग अलग विभाग है उन सब के ऊपर भी तो आकाश, तो उन सबको साइंस ने अलग अलग आकाशगंगा मान लिया है, उनको एक आकाशगंगा नहीं माना है। आकाशगंगा का ये टॉपिक शुरू हो रहा है। भूमि और पृथ्वी का जो टॉपिक था, जो साइंस समझा रहा था, वो ख़त्म हो चुका है। हम ये समझते हैं कि जो हिसाब से पृथ्वी साइंस ने बताई है और परमात्मा ने बताई है, तो ये दोनों के सम्मिलन में बहुत
अलग प्रतिभाव हमें मिलेगा। साइंस जो हिसाब से उसको समझा रहा है और परमात्मा ने जो बताया है, दोनों में से जो भगवान जो बता कर गए वो ज़्यादा साइंटिफिक साबित हो रहा है। अब हम आकाश की भी बात करेंगे। तो आकाश को आज जो बता रहा है साइंस और भगवान ने कैसे बताया है, उसका जो हमें तालमेल करना है, मैं समझ रही हूँ कि वो हम अगले क्लास में करें। तो भूमि का ये चैप्टर आज ख़त्म हुआ। अगले क्लास में हम आकाश गंगा, आकाश साइंस कैसे कह रहा है, भगवान ने कैसे बताया है, वो हम ज़रूर करेंगे। तो अभी मैं इजाज़त लूँगी। जय जिनेंद्र। ये जो पिक्चर है आपके सामने, ये जम्बू द्वीप की ज़मीन से ऊंचाई आप यहाँ इसमें देख सकते हो। जम्बू द्वीप के चारों तरफ लवण समुद्र है और बाहरी किनारे से लेकर बराबर जम्बू द्वीप के मध्य भाग में 50,000 योजन तक, जहाँ तक मेरू पर्वत है, वहाँ तक पूरा चढ़ान ऊपर की तरफ जा रहा है। मतलब कि भरत क्षेत्र के बाहरी किनारे में से नीचे लगभग 0 डिग्री ऊंचाई है, बराबर वैतरणी तक ये 6.25 योजन ऊंचाई हो जाएगी। फिर भरत क्षेत्र ख़त्म हो और उत्तरी ध्रुव का जो पूरा एरिया आ जाए, 500 योजन तक की पूरी जम्बू द्वीप की चौड़ाई, वहाँ तक ये जो चढ़ाई है वो 18 योजन तक हो जाएगी। उसके बाद धीरे धीरे 50,000 योजन तक मध्य में जम्बू द्वीप में पहुँचते पहुँचते ये ऊंचाई 1,000 योजन तक हो जाएगी। आपको ये पिक्चर में बराबर किनारे से लेके मध्य तक जम्बू द्वीप चढ़ाई में दिख रहा होगा। द्वीप ऐसे ही ढाल में होता है। मतलब ये हो गया, आप उसको उल्टी तरह से बोलूँगी मैं, बराबर मध्य के मेरू के नीचे से लेकर, मेरू पर्वत से लेकर जम्बू द्वीप के चारों तरफ के बाहरी छोर तक जब आप उतरोगे तो पूरा 1,000 योजन तक का ढाल आप नीचे उतरोगे। यही वजह है कि जो जम्बू द्वीप की 14,56,000 नदियाँ हैं, वो सारी बराबर मध्य भाग के द्रह से निकलती हैं और दिशा के अंत में, सभी 8 दिशा विदिशा के अंत में ये ढोड़ाव पे जाके गिर के लवण समुद्र से मिलती। आपको जम्बू द्वीप के चारों ओर लवण समुद्र दिख रहा है। जम्बू द्वीप की 14,56,000 कुल नदियाँ और नदियों का परिवार जो 14,56,000 है, वो ये 1,000 योजन जम्बू द्वीप के ढाल से नीचे उतरेगी और समुद्र में जाकर मिलेगी। जम्बू द्वीप के जो चारों ओर के द्वार है, विजय द्वार, वैजयंत द्वार, जयंत द्वार और अपराजित द्वार, ये चारों बाहरी ओर में जहाँ से नीचे बिल्कुल उद्वेद नहीं है वहाँ पे स्थित, और मेरू पर्वत के आसपास से लेके ये द्वार तक का जो ढाल है, जो ढोड़ाव है, वो 1,000 योजन है। ये जो पिक्चर है आपके सामने, ये जम्बू द्वीप की ज़मीन से ऊंचाई आप यहाँ इसमें देख सकते हो। जम्बू द्वीप के चारों तरफ लवण समुद्र है और बाहरी किनारे से लेकर बराबर जम्बू द्वीप के मध्य भाग में 50,000 योजन तक, जहाँ तक मेरू पर्वत है, वहाँ तक पूरा चढ़ान ऊपर की तरफ जा रहा है। मतलब कि भरत क्षेत्र के बाहरी किनारे में से नीचे लगभग 0 डिग्री ऊंचाई है, बराबर वैतरणी तक ये 6.25 योजन ऊंचाई हो जाएगी। फिर भरत क्षेत्र ख़त्म हो और उत्तरी ध्रुव का जो पूरा एरिया आ जाए, 500 योजन तक की पूरी जम्बू द्वीप की चौड़ाई, वहाँ तक ये जो चढ़ाई है वो 18 योजन तक हो जाएगी। उसके बाद धीरे धीरे 50,000 योजन तक मध्य में जम्बू द्वीप में पहुँचते पहुँचते ये ऊंचाई 1,000 योजन तक हो जाएगी। आपको ये पिक्चर में बराबर किनारे से लेके मध्य तक जम्बू द्वीप चढ़ाई में दिख रहा होगा। द्वीप ऐसे ही ढाल में होता है। मतलब ये हो गया, आप उसको उल्टी तरह से बोलूँगी मैं, बराबर मध्य के मेरू के नीचे से लेकर, मेरू पर्वत से लेकर जम्बू द्वीप के चारों तरफ के बाहरी छोर तक जब आप उतरोगे
तो पूरा 1000 योजन तक का ढाल आप नीचे उतरोगे। यही वजह है कि जो जम्बूद्वीप की 14,56,000 नदियाँ हैं वो सारी बराबर मध्य भाग के द्रह से निकलती हैं और दिशा के अंत में, सभी 8 दिशा विदिशा के अंत में ये ढोड़ाव पे जाके गिर के लवण समुद्र से मिलती। आपको जम्बूद्वीप के चारों ओर लवण समुद्र दिख रहा है। जम्बूद्वीप की 14,56,000 कुल नदियाँ और नदियों का परिवार जो 14,56,000 है वो ये 1000 योजन जम्बूद्वीप के ढाल से नीचे उतरेगी और समुद्र में जाकर मिलेगी। जम्बूद्वीप के जो चारों ओर के द्वार है, विजय द्वार, वैजयंत द्वार, जयंत द्वार और अपराजित द्वार, ये चारों बाहरी ओर में जहाँ से नीचे बिल्कुल उद्वेद नहीं है वहाँ पे स्थित, और मेरू पर्वत के आसपास से लेके ये द्वार तक का जो ढाल है, जो ढोड़ाव है, वो 1000 योजन है। आकाशगंगा का ये टॉपिक शुरू हो रहा है। भूमि और पृथ्वी का जो टॉपिक था, जो साइंस समझा रहा था, वो ख़त्म हो चुका है। हम ये समझते हैं कि जो हिसाब से पृथ्वी साइंस ने बताई है और परमात्मा ने बताई है, तो ये दोनों के सम्मिलन में बहुत अलग प्रतिभाव हमें मिलेगा। साइंस जो हिसाब से उसको समझा रहा है और परमात्मा ने जो बताया है, दोनों में से जो भगवान जो बता कर गए वो ज़्यादा साइंटिफिक साबित हो रहा है। अब हम आकाश की भी बात करेंगे। तो आकाश को आज जो बता रहा है साइंस और भगवान ने कैसे बताया है, उसका जो हमें तालमेल करना है, मैं समझ रही हूँ कि वो हम अगले क्लास में करें। तो भूमि का ये चैप्टर आज ख़त्म हुआ। अगले क्लास में हम आकाश गंगा, आकाश साइंस कैसे कह रहा है, भगवान ने कैसे बताया है, वो हम ज़रूर करेंगे। तो अभी मैं इजाज़त लूँगी। जय जिनेंद्र।